गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए इकनॉमी बहुत ज़रूरी है और इकनॉमी के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा कंसिडर किया जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन, जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। कैसे? अगर मान लो कि अगर अच्छे अच्छे औजार या मशीन्स या टूल्स बनेंगे तो फिर हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं ट्रैक्टर को यूज़ करके, शीट ड्रिल मशीन्स को यूज़ करके, और प्रोडक्शंस या पैदावार को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर रिड्यूस इससे जो है हैवी डिपेंडेंस लोगों पे जो है वो कम हो जाता है और जॉब्स जो है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। ये हेल्प करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी को, यानी बेरोज़गारी और गरीबी को दूर करने में भी हेल्प करते हैं, और ये हेल्प करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने में भी। क्योंकि अगर मान लो अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो कोई धर्म देख के किसी को कोई जॉब नहीं देगा, उसमें गरीब होंगे या जो भी काम करने वाले होंगे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के, तो सब बराबर है और सभी को उसमें जॉब मिलेगा। एक्सपोर्ट अगर की बात करें हम, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो एक्सपेंड ट्रेड करते हैं अपना कॉमर्स, और फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी काम में आते हैं। इंडिया जो है उसको कन्वर्ट करना चाहिए अपना रॉ मटेरियल एक वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स, ताकि वो सभी जगह पे उससे इकोनॉमी को और ग्रोथ मिले। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा, और अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। क्योंकि इंडस्ट्री को काम करने के लिए या उस इंडस्ट्री का काम चलने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो खेती से और एग्रीकल्चर से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रो इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर हेल्प करता है इंडस्ट्री को उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके, और इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। हम compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। जब भी कोई अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट आर एट पार इन क्वालिटी विथ इंटरनेशनल प्रोडक्ट। तो अगर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी से, तो डिज़ायर्ड ग्रोथ जो है इंडस्ट्री का वो 12% रहा है, और ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों में 12% रहेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसको NMCC भी कहा जाता है, उसको सेटअप किया गया इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेस्ट जो इंटरवेंशंस हैं और रिन्यूड करते रहते हैं एफर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो हेल्प करे मैन्युफैक्चरिंग को अचीव करने में। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अगर मान लो अगर तुम फ्यूचर में कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो हर जगह इंडस्ट्रीज़ तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो है लोकेटेड है सर्टेन प्लेसेस में जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। सपोज़ इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो या इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, तो बिना पढ़े भी याद रख सकते हो क्या कि सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, दूसरा सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए, थर्ड सोर्सेस ऑफ वाटर होना चाहिए, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस होना चाहिए। कैपिटल एंड फाइनेंस मतलब पैसा होना चाहिए। दूसरा डिमांड होना चाहिए, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का मार्केट में। नेक्स्ट जो आपको लेबर्स चाहिए, तो लेबर्स जो है वो स्किल्ड होने चाहिए, और बैंकिंग और इंश्योरेंस भी आसपास होना चाहिए, तो जिसकी वजह से आप अपने फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सको या उनकी सैलरी टाइम पे दी जा सके। उनका इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि कोई घटना घटित हो जाए तो उन्हें पैसा दिया जा सके। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप जो अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बना रहे हो उसको मार्केट तक इजीली पहुंचा पाएँ। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जब साथ में आते हैं अर्बन सेंटर्स में तो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। इसी को बोला जाता है एग्लोमेरेशन इकनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में।
उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। एक को कहते हैं एग्रो बेस्ड, वो इंडस्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल्स जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्जांपल कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी, एडिबल ऑयल। दूसरा है मिनरल बेस्ड, तो वो इंडस्ट्री जहाँ पे मिनरल्स जो है उसको यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। एग्जांपल है आयरन, स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम, मशीन टूल्स एट्सेट्रा। और ऑन द बेसिस ऑफ उनका मेन रोल जो होता है, मेन रोल के बेसिस पे अगर क्लासिफाई किया जाए इंडस्ट्री को, तो उसमें आंसर में लिखना पड़ता है बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री में बेटा वो इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्रीज़ को, उसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर आपको कागज़ की इंडस्ट्री डालनी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल वुड या वुड पल्प या ट्रीज़ ये सब चाहिए होगा। अगर आपको फर्नीचर का कोई भी इंडस्ट्री डालना है तो भी आपको ट्रीज चाहिए होगा या ट्रंक चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगी, जिसके लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करेंगे। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड एल्युमिनियम, स्मेल्टिंग, ये सब बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए, उसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल साबुन, टूथपेस्ट के बाद ब्रेड, पेपर, शुगर, ये जो है हम डायरेक्टली मार्केट में सोल्ड किया जा सकता है इसको कंज्यूमर्स को, इनको बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कितना लगा रहे हो अपने बिजनेस या इंडस्ट्री में, तो उसके बेसिस पे बाद में आप पढ़ोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ याद रखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ये वो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ होता है। अगर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट आपने लगाया है तो उस इंडस्ट्रीज़ को बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल मैट, फर्नीचर, टॉयज़, ब्रेड, टूल्स, ये सब। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, वो इंडस्ट्री जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है वो मोर देन 1 करोड़ होता है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है जॉइंट सेक्टर और एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में ये इंडस्ट्रीज़ इसको ऑपरेट या मेंटेन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जांपल भेल जो भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, सेल है, इसको है, ये सब पब्लिक सेक्टर्स है। प्राइवेट सेक्टर्स का से नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ किसके होंगे, किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होगा। फॉर एग्जांपल टिस्को टाटा को कहते हैं, उसके बाद बजाज ऑटो लिमिटेड एट्सेट्रा। जॉइंट सेक्टर होता है जिसमें इंडस्ट्रीज जॉइंटली चलाई जाती है गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा। ये इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिक्सचर होता है। एग्जांपल ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जबकि आरआईएल रिलायंस वाला अंबानी जी का है। तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर, ये इंडस्ट्री जो है इसको ऑपरेट और मेंटेन करेंगे सप्लायर जो कि रॉ मटेरियल का होगा और वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो लोग आपस में जब कोई सेक्टर चलाते हैं तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र का, कॉयर इंडस्ट्री केरला का, और सबसे बड़ा चीज़ अमूल, नाम तो सुना ही होगा, अमूल इंडस्ट्री, इसमें ये भी एक कोऑपरेटिव बैंक, या मारुति। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड, जो आप आउटपुट देते हो या आउटपुट बनाते हो, तो इसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हैवी इंडस्ट्री, एक है लाइट इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री जो कि यूज़ करते हैं हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल है उसको और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। एग्जांपल आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग। और लाइट इंडस्ट्री वो होता है वो इंडस्ट्री जो कि यूज़ करते हैं लाइट और स्मॉल रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस करते हैं लाइट गुड्स, उसको बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री। एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, टॉयज़, टूल्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ आते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम्स में। तो पहला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये जो है
एग्रो बेस्ड और ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया का। तो फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश किया गया था 1854 में मुंबई में। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई साइड में, जो कि कॉटन और ग्राउंडनट के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। एट प्रेजेंट लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारे कंट्री में लगभग 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है महाराष्ट्र एंड गुजरात में, क्योंकि वहाँ फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है मौसम का भी और मिट्टी का भी। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो है वो है मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, और दूसरे सेंटर्स है आगरा, कानपुर, हुगली, हुगली कलकत्ता में पड़ता है, चेन्नई और मदुरई, मदुरई भी चेन्नई साइड में पड़ता है। कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस 3 मेथड से इंडिया में होता है। पहला हैंडलूम्स, दूसरा पावरलूम्स और तीसरा मिल्स। इन तीनों जगह पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें होती हैं ताकि रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जा सके। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न और रेडीमेड गारमेंट्स किसको? यूएसए को, जापान को, यूके को, फ्रांस को, नेपाल को, श्रीलंका को। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं आज की डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलना बहुत ही मुश्किल है। मेन कॉटन जो है एरिया वो पाकिस्तान में चले गया, ओल्ड मशीनरी हो चुकी है, इरेटिक पावर सप्लाई रहता है, मतलब पावर सप्लाई ठीक नहीं रहता, कभी आता है कभी जाता है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। टफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर के साथ, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, तो इसीलिए लोग उसे खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। जूट इसलिए जो है 70 जूट मिल्स है हमारे कंट्री में। पहला जूट मिल सेटअप किया गया था रिशरा यानी कोलकाता में, जो कि कोलकाता में है 1859 में। ज़्यादा जूट मिल्स लोकेटेड है हुगली नदी के आसपास। जूट जो है वो रस्सी, बैग, कारपेट बनाने के भी काम में आता है। बिहार, यूपी, असम और त्रिपुरा, यहाँ पे भी जूट मिल्स है। जूट इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। मेन जूट प्रोडक्शन एरिया जो है वो बांग्लादेश में चले गया। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इसका, और इसका डिमांड ऑफ जूट काफ़ी कम हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो टफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर के साथ जूट का भी। जूट इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है मेनली हुगली रिवर। क्यों? क्योंकि 69 जूट मिल्स लोकेटेड है लगभग 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट हुगली रिवर में। उसके बाद रॉ जूट जो है वो अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। कोल जो है एनर्जी के लिए चाहिए, और जो नियर बाय वहाँ रानीगंज कोल फील्ड से लाया जाता है। हुगली रिवर जो है वो प्रोवाइड करता है पानी, वॉशिंग और जूट को साफ़ करने के लिए। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है फेवरेबल होता है ताकि जूट की खेती की जा सके। कोलकाता एक मेट्रो सिटी है जो कि प्रोवाइड करता है कैपिटल और मार्केट। हुगली रिवर जो है वो सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम शुगर इंडस्ट्री का। तो स्टार्टिंग में यूपी और बिहार ये मेन प्रोड्यूसर थे शुगर केन के, इसलिए ज़्यादातर शुगर मिल्स जो थे वो लोकेटेड थे 2 स्टेट्स में। लेकिन अब शुगर मिल्स महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन शुगर केन का सबसे ज़्यादा है साउथ इंडिया में। ब्लैक सॉइल जो है वो सूटेबल होती है गन्ने के फसल के लिए। तो सुक्रोज कंटेंट जो है शुगर केन का वो हायर होता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इसका मतलब ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस किया जा सकता है कम गन्नों से। तो मिल्स और मशीन्स जो है वो न्यू है सदर्न स्टेट्स में। न्यू और मॉडर्न मशीन्स जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं प्रोडक्टिविटी। तो क्रशिंग सीज़न जो है शुगर केन का वो लंबा चलता है सदर्न स्टेट्स में। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स वो सक्सेसफुली सदर्न स्टेट्स में चलते हैं। अब बात करते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये इंडस्ट्री जिसको बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत सारे इंडस्ट्री को, जैसे कि मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट्सेट्रा। इसको हम हेवी इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स इसमें आयरन और कोल बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में यूज़ होता है। आयरन और मिक्स जो होता है लाइमस्टोन के साथ, उसको स्मेल्टिंग किया जाता है बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें कोल जो है कोकिंग
कोक यूज़ किया जाता है ताकि पिग आयरन को पिघलाने के काम में आए। तो रेशियो ऑफ आयरन और लाइमस्टोन और कोकिंग कोल वो यूज़ जो होता है उस 4:2:1 में होता है। पिग आयरन मिक्स किया जाता है मैग्नीज, क्रोमियम और निकल के साथ ताकि स्ट्रॉन्गर स्टील बनाया जा सके। ज़्यादातर जो स्टील प्लांट्स है वो लोकेटेड है छोटा नागपुर, पठार या प्लेट्यू में, क्योंकि उसे वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो हैं वो है जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, बोनपुर एट्सेट्रा। इंडिया प्रोड्यूस करता है 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील हर साल। इवन दो पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का बहुत कम है, सिर्फ 32 kg। ये लो है क्योंकि इंडिया में लो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो आज की डेट में स्टील इंडस्ट्री इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। लिमिटेड जो है कोकिंग कोल प्रेजेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है लेबर का, इरेगुलर सप्लाई रहता है एनर्जी का, रॉ मटेरियल्स जो है वो सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया को यानी कहीं कहीं पाया जाता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया का है। ये रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बहुत भारी डार्क रेडिश रॉक जिसको कहते हैं बॉक्साइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.X2O। ये हल्का होता है एल्युमिनियम और इसमें जंग या कोरोशन भी नहीं लगता है, मैलेबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और काफ़ी लाइट होता है। ये स्ट्रॉन्गर होता है जब इसको अलग मेटल्स के साथ हम मिक्स कर दें। इसको यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट, बर्तन और वायर्स बनाने में। मेजर सोर्सेज जो है वो उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एल्यूमिनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। ये कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ हमारे जीडीपी का। इन टर्म्स ऑफ साइज थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एशिया का, ठीक है। उसके बाद 12th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिक केमिकल्स है, इसमें पेट्रोकेमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। खेती करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगभग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फोस्फेट और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में कम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, फोस्फोरस का, फोस्फेट का और पोटाश का। पोटाश एंटायरली इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि इंडिया में कोई रिजर्व नहीं है कमर्शियली वायबल पोटाश या पोटेशियम कंपाउंड। बाकी तो ये बम बनाने के ही काम में आते हैं यहाँ पे ज़्यादा। नेक्स्ट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम। कुछ मेन बहुत सारे सीमेंट के प्लांट्स है बेटा गुजरात में सॉरी लगभग 128 लार्ज और 323 छोटे छोटे सीमेंट के प्लांट्स हैं इंडिया में। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी पाया गया है कि इंडिया सीमेंट रेडली अवेलेबल मार्केट में होता है ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया में। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बेटा वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जस्ट वेट, ये रुक गया क्या, देखना बेटा, नहीं चल रहा है, सॉरी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आफ्टर लिबरलाइजेशन बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है बेस्ड है 15 मैन्युफैक्चर है कार्स का और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के, जिसमें से 9 जो है वो कमर्शियल व्हीकल है, 14 जो है 2 में से और 3 व्हीलर्स है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बैंगलोर, सनंद, पटना नगर, ये सब मेजर सेंटर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो बैंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में कोई बात करे इलेक्ट्रॉनिक तो वो है बैंगलोर, और अगर वर्ल्ड में कोई बात करे तो वो जगह है कैलिफोर्निया। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है जनरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
लगभग ये डेटा जो है अप टू 31 मार्च 2005 का है। ओवर 1 मिलियन पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट जो है वो आईटी इंडस्ट्रीज़ देता है, क्योंकि फास्ट ग्रोथ जो है बीपीओ का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सेक्टर जो है ये मेजर अर्नर है फॉरेन एक्सचेंज का। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस के बारे में बात करें और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर डाइऑक्साइड, या हम एयर को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। सीएफसी कार्बन्स के कारण ओजोन लेयर भी डिप्लीशन होते जा रहा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हम वाटर बॉडीज़ में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटी से जो है कच्चा माल जो इंडस्ट्रीज़ का है उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। उसके बाद सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, ये सब से भी, माइनिंग एक्टिविटी से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब बात करते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए इंडस्ट्री जो है उसको लोकेटेड होना चाहिए केयरफुली प्लानिंग और बेटर डिज़ाइन में। क्वालिटी ऑफ स्मोक उसको रिड्यूस किया जा सकता है यूज़ करते हुए ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, फिल्टर और सेपरेट करना चाहिए हार्मफुल मटेरियल को वेस्ट में से। वेस्ट वाटर जो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए नदी में डालने से पहले। लैंड फिलिंग मेथड जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए वेस्ट को डंप करने से पहले। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ जो है उसको टाउन एंड सिटी से दूर रखना चाहिए। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।